दोस्तों, क्या राहुल गांधी पर हाथ डालना अब नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने 1:45 बजे या फिर ये कह लें कि 2 ही बज गए थे ऑलमोस्ट, आधी रात को एक ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया, ये कहते हुए कि ईडी के सूत्रों ने उनको बताया है कि बहुत जल्द उन पर रेड मारने की तैयारी हो रही है। और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जिसको आना है आए, और चाय और बिस्किट राहुल गांधी उन्हें खिलाएंगे। तब से लेकर अब तक लगातार बहुत से सवाल खड़े हुए कि आखिर राहुल गांधी को क्या वाकई में ये सरकार टारगेट करने की कोशिश कर रही है, क्या ईडी की रेड उन पर पड़ सकती है, क्योंकि विपक्ष के तो शायद ही ऐसा कोई राज्य है या शायद ही ऐसा कोई नेता है जिस पर इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई के केसेस ना लगे हों। लेकिन इस बीच दोस्तों, सोशल मीडिया में एक वीडियो तूफान की तरह वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को अगर आप सुने और राहुल गांधी ने जो बात बोली ईडी की रेड की, उसको अगर आप एक तरह से लिंक करें तो बहुत सी चीज़ें साफ होती हैं। साथ साथ में दोस्तों इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि शायद मोदी जी अब चाहकर भी राहुल गांधी पर किसी भी तरह का कोई शिकंजा नहीं कस पाएंगे। कोई ईडी की रेड, कोई गिरफ्तारी अब उनके लिए इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है, 2024 वाले राहुल गांधी है। और नरेंद्र मोदी भी 2014 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, 2024 वाले नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, न्यूज़ 24 का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएसडीएस के प्रमुख हैं संजय कुमार को आप जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है, टेलीविजन में बैठते रहते हैं और उनकी संस्था तो लगातार जो चुनावी सर्वेज हैं वो करते रहते हैं। और संजय कुमार ने एक बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला बयान दिया। उनसे पूछा गया कि आने वाला वक्त विपक्ष की राजनीति के लिए और मोदी की राजनीति के लिए कैसा है, तो उन्होंने कहा, जिन 4 राज्यों में अभी चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से 3 या 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी कमजोर दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र और हरियाणा, जितनी खबरें आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि यहां बीजेपी बहुत कमजोर है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। अगर बीजेपी इन 4 में से 3 राज्यों में चुनाव हार जाती है तो एक उथल पुथल तो मचेगी। जब बीजेपी के सहयोगियों को लगने लगेगा कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं उसकी साख खिसक गई, तो बदलाव की गुंजाइश तो बनी रहेगी। किसान आंदोलन, अग्निवीर या पहलवानों का मुद्दा, ये सब हरियाणा में आज भी मुद्दे हैं। बीजेपी लोकसभा में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ती है, जबकि विधानसभा में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ उस सिनेरियो में संजय कुमार ने बोला है जब लगातार खुद सीएसडीएस का लोकसभा चुनाव के बाद का आंकड़ा बताता है, लोकसभा चुनाव के बाद का सर्वे बताता है कि केवल उत्तर प्रदेश में मोदी के कंपैरिजन में राहुल गांधी लोगों की प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद है। चुनाव के बाद का है ये सीएसडीएस का आंकड़ा। उसके बाद संजय कुमार ये कहते हैं कि इन 4 राज्यों में से अगर 3 या 2 भी बीजेपी हार जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जिसकी बहुत आशंका भी है दोस्तों। हरियाणा में तो बीजेपी वैसे भी 5 सीटें हार गई और महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पर रुक गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की अब तक समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना घर कैसे बचाए। महाराष्ट्र में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आरएसएस का बहुत दबाव है कि अजित पवार को बाहर कीजिए गठबंधन से। अजित पवार खुद भी जाने को तैयार है। अजित पवार जिस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं शरद पवार के साथ, बहुत संभव है कि अजित पवार अभी कुछ वक्त में जो चुनाव होना है उसमें वापसी कर लें, घर वापसी कर लें अपने चाचा की पार्टी में। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के साथ भी कैबिनेट बंटवारे के वक्त जो टसल देखने को मिली थी उससे भी आप सब वाकिफ हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है दोस्तों जब नरेंद्र मोदी के राजनीति पर क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन मार्क ये कि क्या बीजेपी केवल मोदी के चेहरे के भरोसे बहुमत हासिल कर सकती है? उसका जवाब तो लोकसभा चुनाव में ही मिल गया। अब तक दोस्तों राज्यों के चुनाव भी होते थे तो मोदी जी अपने नाम पर वोट मांगे थे कि विधायक को वोट मत दीजिए, आपका 1 वोट मेरे पास आएगा। हिमाचल में नहीं चला, कर्नाटक में नहीं चला। हम लगातार देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से राज्यों के चुनाव में मोदी के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि ऐसे राज्य, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा या बहुत हद तक जम्मू कश्मीर भी, क्योंकि कश्मीर में तो चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी ने, कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। मतलब आप सोचिए, जिस कश्मीर के 370 पर बीजेपी ने पूरे देश में वोट मांगे, वहां चुनाव नहीं लड़ा। तो दोस्तों इन 4 में से 3 या 2 राज्य में भी बीजेपी हार जाती है तो उस पर 2 दबाव बनेंगे। एक दबाव तो ये कि ब्रांड मोदी हर दिन डेटोरेट होगा, हर दिन ब्रांड मोदी वैसे भी डेटोरेट हो रहा है और ब्रांड मोदी पर बहुत बड़ा एक फाइनल मोहर लग जाएगी कि मोदी अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जिता सकते हैं, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो देश के या केंद्र के चुनाव हो। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो बीजेपी और मोदी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका दे सकता है दोस्तों, जब आपके सहयोगी आपके साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें लगता है कि
ये चेहरा हमें चुनाव जिता सकता है। चंद्रबाबू नायडू को अभी अपने राज्य में चुनाव में नहीं जाना है और उनको इस सरकार से ना तो कोई कैबिनेट पद चाहिए, ना ही उनको इस सरकार से कोई बहुत मलाईदार मंत्रालय से की उम्मीद है। उनको इस सरकार से मोटा फंड चाहिए। उनको अपनी राजधानी बनानी है, बड़ी बड़ी फ्रीबीज की जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उसको अमली जामा पे लाना है, तो उनको फंड चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को अगले साल चुनाव में जाना है। जब नीतीश कुमार इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि 4 में से 3 में या 2 में बीजेपी हार रही है, और वो 2 राज्य जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र हरियाणा दोनों। हरियाणा वो राज्य है जो उत्तर भारत में आता है, हिंदी पट्टी का राज्य है। दूसरा महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है देश की, हर पार्टी चाहती है महाराष्ट्र में उसकी सरकार बने, क्योंकि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा सोर्स है फंड जुटाने का। दोनों ही राज्यों में अगर बीजेपी हार जाती है और मोदी की रैलियों के बाद भी हार जाती, जो कि होंगी, मोदी जी रैलियां तो करेंगी अपनी पार्टी के लिए, तो सहयोगी भी सोचेंगे कि ये जो नाव है इस पर सवार होने के कितने खतरे हैं। नीतीश कुमार अगर अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना बहुत हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का पलटी मारना ना तो नया है, और नीतीश कुमार मौका परस्त कितने बड़े हैं, ना तो ये नया। नीतीश कुमार कुछ भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो राजनीतिक तौर पर उनके लिए मुसीबत बने, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे भी भयानक एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं बिहार में उनके लिए अगले साल चुनाव में जाना, वो भी बीजेपी के साथ, अगर उनको लगेगा कि नुकसान है तो वो क्यों जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, जब गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी है वो कमजोर होती है ना, तो जो बार्गेनिंग है सहयोगियों की, मैं सिर्फ नीतीश और नायडू की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जो सहयोगी हैं उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये सब कुछ तब हो रहा है जब राहुल गांधी लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। राहुल गांधी की सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल होती हैं, राहुल गांधी कहीं दौरे के लिए जाते हैं तो लोग उनसे गले मिलते हैं, राहुल गांधी के बजट के भाषण देख लीजिए आप, या लोकसभा में अगर वो कुछ बोलते हैं तो वायरल हो जाता है, उसके व्यूज लाखों में आ जाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी का उभार, एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी ढलान पर। ये एक ऐसा वक्त है दोस्तों जो लगातार बदल रहा है, और इस बदलते वक्त में जो बदलती राजनीति है देश की, पहली बार ऐसा है पिछले 10 साल में कि मोदी जी के पास इसकी कोई काट नहीं है। मोदी जी अब तक ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे वो राहुल गांधी के बढ़ते कद को कम कर लें और अपने कम होते कद को, अपनी कम होती लोकप्रियता को बढ़ा लें। अब तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो संजय कुमार ने भविष्यवाणी की है कि 4 में से 3 राज्यों में अगर बीजेपी हार गई तो उसके लिए स्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं, और अगर बदली तो इन बदली हुई स्थितियों में इतनी कमजोर सरकार को मोदी आखिर कब तक संभाल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।